नमस्कार। आज हम समंकों का वर्गीकरण नामक अध्याय पर अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें हम आज समंकों का वर्गीकरण का अर्थ समझेंगे। उसके बाद वर्गीकरण की मुख्य विशेषताओं को समझेंगे और फिर उसके बाद हम वर्गीकरण के कार्यों को देखेंगे और अंत में एक आदर्श वर्गीकरण में किन विशेषताओं का समावेश होना चाहिए उसको हम समझेंगे। सबसे पहले संकलित समंक, जिन्हें मूल रूप से कच्चे आंकड़े कहा जाता है, को समझने योग्य बनाने के लिए व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को समंकों का व्यवस्थीकरण कहा जाता है। संकलित समंक अत्यंत जटिल और अव्यवस्थित रूप में होते हैं और उन्हें सरलता से समझना और उचित परिणाम निकालना लगभग असंभव होता है। संकलन के तुरंत बाद पहला कार्य विस्तृत विवरणों को इस प्रकार संक्षिप्त और सरल करना होता है कि समंकों की सभी विशेषताएं स्पष्ट हो जाए और संकलित सामग्री का निर्वचन भी आसान हो जाए। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं आती है। पहला है समंकों का वर्गीकरण और दूसरा है समंकों का सारण्य। हम वर्गीकरण का अर्थ समझते हैं। पहली प्रक्रिया को हम समझते हैं। वर्गीकरण का अर्थ संकलित आंकड़ों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान कर अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। कॉर्नर के शब्दों में वर्गीकरण आंकड़ों को वास्तविक रूप से या काल्पनिक रूप से समानता तथा सदृश्यता के आधार पर वर्गों या विभागों में क्रमानुसार रखने की क्रिया है। यह व्यक्तिगत पदों की विभिन्नता के बीच उनके गुणों की एकता को व्यक्त करता है। नेक्स्ट हम समझते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण के मुख्य लक्षण। पहला लक्षण है सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य, क्षेत्र एवं स्वरूप के अनुसार वर्गीकरण के अंतर्गत संकलित आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। दूसरा लक्षण है वर्गीकरण किसी गुण या विशेषता या माप के आधार पर होता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण पदों की विभिन्नता के बीच उनकी एकता को स्पष्ट करता है। ये तो वर्गीकरण के लक्षण थे। अब हम इनके कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। वर्गीकरण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसमें पहला कार्य है सरल व संक्षिप्त बनाना, दूसरा कार्य है तुलना में सहायक, तीसरा कार्य है स्पष्टता व निश्चितता लाना, नेक्स्ट है तर्कपूर्ण व्यवस्था प्रदान करना, नेक्स्ट कार्य है संबंध अध्ययन में सहायक और फिर लास्ट कार्य है सारण्यन का आधार प्रस्तुत करना। एक एक कार्य को अब हम अच्छे से समझते हैं। पहला कार्य है सरल व संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य सामग्री की जटिलता को दूर करके उसे सरल व संक्षिप्त बनाना है। वर्गीकृत समंकों को समझना और याद करना आसान होता है। जैसे किसी महाविद्यालय के 2000 विद्यार्थियों में से प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई प्रस्तुत की जाए तो उससे कोई नतीजा और निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ऊंचाई को 150 से 152 सेंटीमीटर, 152 से 154 सेंटीमीटर, 154 से 156 सेंटीमीटर आदि इस प्रकार इन्हें वर्गों में प्रस्तुत करेंगे तो हमें समझने में सरलता होगी। दूसरा कार्य है तुलना में सहायक। वर्गीकरण करने से समंकों का तुलनात्मक अध्ययन सरल हो जाता है। यदि दो महाविद्यालयों के BA कक्षा के विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक दिए जाए तो उनके बौद्धिक स्तर के बारे में निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है, परंतु प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण वर्गों में बांटकर तुलना करने से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि किस महाविद्यालय के विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर अच्छा है। तीसरा कार्य हम देखते हैं स्पष्टता और निश्चितता लाना।
वर्गीकरण से सांख्यिकी तथ्यों की समानता स्पष्ट हो जाती है, जिससे वे समानता और असमानता के आधार पर कुछ वर्गों में बंट जाते हैं, जैसे साक्षर, निरक्षर, विवाहित, अविवाहित आदि। चौथा कार्य है तर्कपूर्ण व्यवस्था प्रदान करना। वर्गीकरण एक तर्कसंगत प्रक्रिया है जिसके द्वारा समंकों को वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों की संख्या को बिना किसी आधार पर लिखने की बजाय कक्षा, आयु या ऊंचाई के आधार पर लिखना ज़्यादा तर्कसंगत होगा। नेक्स्ट कार्य है संबंध अध्ययन में सहायक। समंकों का दो या दो से अधिक गुणों या मापदंडों के आधार पर किया गया वर्गीकरण उनके बीच पाए जाने वाले संबंध के अध्ययन को संभव बनाता है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या को लिंग तथा संकाय में बांटकर इन गुणों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सारणियन का आधार प्रस्तुत करना। वर्गीकरण की क्रिया सारणियन व अन्य विश्लेषण क्रियाओं का आधार होती है। उपयुक्त उद्देश्यों के कारण ही सांख्यिकी में वर्गीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना संकलित समंकों का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण असंभव सा होता है। बिना वर्गीकरण के न तो विशाल समंकों को समझा जा सकता है और न ही उससे सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अतः वर्गीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अब हम आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व या वर्गीकरण के नियम को समझते हैं। वर्गीकरण समंकों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, किंतु इसके लिए कोई निश्चित और कठोर नियम नहीं है, क्योंकि सांख्यिकी अनुसंधान में समंकों का वर्गीकरण मुख्यतः समंकों के स्वरूप और जांच के उद्देश्य पर निर्भर करता है। एक आदर्श वर्गीकरण में निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। एक एक करके हम सभी तत्वों को समझते हैं। सबसे पहले है व्यापकता। वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में अवश्य शामिल हो। कोई भी इकाई छूटनी नहीं चाहिए। यदि कोई इकाई किसी भी वर्ग में शामिल न हो सके तो उसके लिए एक विविध वर्ग बना देना चाहिए। जैसे वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित और अविवाहित केवल दो वर्ग बनाए जाते हैं। इसमें विधुर, विधवा, तलाकशुदा आदि इकाइयों का इस वर्गीकरण में समावेश नहीं हो पाएगा तो यह अपूर्ण माना जाएगा। अतः वर्गीकरण करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ग पूर्ण व व्यापक हो। दूसरा नियम है असंदिग्धता और स्पष्टता। विभिन्न वर्ग इस प्रकार निर्धारित होने चाहिए, उनमें स्पष्टता, सरलता और असंदिग्धता के गुण मौजूद हो। प्रत्येक पद केवल एक ही वर्ग में आना चाहिए और कोई इकाई किस वर्ग में रखी जाए इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसे व्यक्तियों के समूह को साक्षर और निरक्षर में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक है कि इनका अभिप्राय स्पष्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट वर्गीकरण का नियम है परस्पर अपवर्जी। विभिन्न वर्ग परस्पर अपवर्जी होने चाहिए ताकि एक इकाई केवल एक ही वर्ग विशेष में शामिल हो। उदाहरण के लिए, कॉलेज के विद्यार्थियों को लिंग के अनुसार पुरुष व स्त्रियों में बांटा गया है तो ये दोनों वर्ग परस्पर अपवर्जी है। नेक्स्ट नियम है स्थिरता। परिणामों की अर्थपूर्ण तुलना के लिए वर्गीकरण में स्थिरता एक आवश्यक तत्व है, अर्थात पूरे अनुसंधान कार्य के दौरान उसी विषय की अगली जांच में वर्गीकरण का एक ही आधार रहना चाहिए, अन्यथा आंकड़े तुलना योग्य नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए, भारतीय जनगणनाओं में भिन्न भिन्न आधारों पर जनसंख्या का पेशेवर वर्गीकरण किया गया है, जिससे ये समंक पूर्ण रूप से तुलनीय नहीं है। नेक्स्ट नियम है अनुकूलन। वर्गों की रचना सदैव अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मिल मजदूरों की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए
उनकी आयु या वैवाहिक स्थिति के अनुसार वर्गीकरण करना व्यर्थ होगा। ऐसी स्थिति में आय के आधार पर ही वर्ग की रचना करनी चाहिए। लचकशीलता। एक आदर्श वर्गीकरण में लचकशीलता भी होनी चाहिए ताकि नई परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न वर्गों में संशोधन या समायोजन किया जा सके, क्योंकि कोई भी वर्गीकरण हमेशा के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लास्ट नियम है सजातीयता। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक वर्ग की सभी इकाइयाँ उसी गुण के अनुसार होनी चाहिए जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। धन्यवाद।